हेलो फ्रेंड्स, हमने ज्योग्राफी अपनी स्टार्ट कर दी थी। तो हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भू संचलन, है ना। हमने क्या पढ़ा था? अंतर्जात भू संचलन पढ़ लिया था कल हमने, ठीक है। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे अब हमें क्या देखना है? अंतर्जात भू संचलन के ही प्रकार देखना है, बहिर्जात भू संचलन देखना है और उसके कुछ प्रभाव और निष्कर्ष में जाना है। तो आज हम ये सारी चीजें कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्मा का जो संवहन तरंग सिद्धांत तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसी के आगे का ही टॉपिक है ना, अंतर्जात। अंतर्जात देखिएगा, इसको ना ऐसा भी लिखा जाता है ना, ये रा की रेत से। तो इसका अर्थ मैं समझाऊंगा, ये कब लगती कब नहीं लगती है। तो कई लोग ये लग रहा होगा कि ये मैं अंतर का रा लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ। नहीं, वो सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अंतर्जात, अंतर्जात भू संचलन। अंतर्जात भू संचलन में हमें देखना है कि ये गति के आधार पर इसको कितने प्रकार से बांटा जाता है। गति के आधार पर, ठीक है ना। अब हम जब गति के आधार पर देखेंगे ना, तो एक होता है मंद गति और एक होता है तीव्र गति, ठीक है। क्या क्या होता है अंतर्जात भू संचलन में? हमने क्या देख रहे हैं अब हम? मंद गति और तीव्र गति, ठीक है। अब हमें ये देखना है मंद गति क्या होगा? वह अंतर्जात भू संचलन जिसकी गति मंद हो, है ना, या मंद गति से वह प्रभाव डालता हो, और जो तीव्र गति से डालता होगा वो तीव्र गति अंतर्जात भू संचलन है। तीव्र गति का एग्जाम्पल आप लोग तो फील भी करते होंगे, जैसे कि इसमें आ जाता है ज्वालामुखी, ये तीव्र गति के अंतर्गत शामिल है, ठीक है ना। भूकंप, ठीक है, और एक भूस्खलन, ये जो है ये तीनों हमारे तीव्र गति अंतर्जात भू संचलन के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हमें देखना मंद गति। मंद गति के अंतर्गत, या इसे ही मंद गति को ही हम क्या कह देते हैं, इसका एक और जो नाम है मंद गति का। एक्चुअली में होता क्या है, कई बार हमें चीजें पता होती हैं, लेकिन पता होने के बावजूद अगर यदि हमें उसका शब्द नहीं पता, या उसके बारे में हमें ऐसा कोई एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं पता है कि यार ये वही चीज है क्या, जैसे कि इसे कई जगह अपन को मिलेगा ये पटल विरूपण, पटल विरूपण भू संचलन, ठीक है ना। अब देखिए, अब अपन ने जैसे केवल वर्ड यूज कर लेते हैं मंद गति, तो मंद गति में तो हमें समझ में नहीं आता अगर यदि हमें यहाँ पटल विरूपण कहीं लिखा मिल जाता तो, है ना। तो पटल विरूपण बोला जाए या मंद गति बोला जाए, ये दोनों ही एक है, ठीक है। उसी प्रकार से तीव्र गति को भी क्या बोलेंगे? तीव्र गति वाले को हम कह देते हैं आकस्मिक, आकस्मिक भू संचलन। ये एक ही चीज है, तीव्र गति बोले या आकस्मिक भू संचलन बोले, दोनों ही सेम चीज है। अब हम देखेंगे कि मंद गति को भी आगे बांटा जाता है कई भागों में। जैसे कि मंद गति को अब हम देखते हैं कि इसमें अगर यदि हम बांटे ना, तो इसमें काफी टाइप आ जाते हैं, जैसे कि महादेशजनक, महादेशजनक, ये सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा। महादेशजनक हो गया, पर्वत निर्माणकारी, ठीक है। और इसके अलावा होते हैं सुस्थैतिक भू संचलन, और इसी का एक सम स्थैतिक भू संचलन, ठीक है ना। अगर यदि राइटिंग में समझ में ना आ रहा हो तो मैं एक बार फिर से यूज कर दे रहा हूं। मंद गति या पटल विरूपण भू संचलन के अंतर्गत हमें महादेशजनक भू संचलन, पर्वत निर्माणकारी भू संचलन, सुस्थैतिक भू संचलन और समस्थैतिक भू संचलन को देखना है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं, इनको समझते हैं, एक एक को पकड़ते जाएंगे, उसको समझते जाएंगे।
सबसे पहले हम ना जो छोटे हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए, इसका यूज हमें आगे भी जब हम पूरा कंप्लीट भूकंप पढ़ेंगे ना तब आएगा। ये अभी समस्थैतिक को समझना। देखिए क्या है, इस पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर है ना। तो महाद्वीप और महासागर होने पर उसमें क्या है, विभिन्न संरचनाएं बनी, जैसे कि कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे नदियां हैं, ठीक है ना। अब आप समझिए, इन सभी का घनत्व अलग अलग है, सभी की ऊंचाई अलग अलग है, सभी का जो लगने वाला दाब है वो सब अलग अलग है। उसके बावजूद ऐसा नहीं होता है कि ये यहाँ पर ज्यादा वेट है या ज्यादा भार है तो यहाँ का हिस्सा अनबैलेंस कर रहा हो, या इसके अलावा यहाँ पे पठार है ये ज्यादा भारी हो गया इसकी अपेक्षा, पहाड़ियों की अपेक्षा, तो इसमें ज्यादा भार लग गया हो, है ना। ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये किस कारण से नहीं होता है, यही वह कारण है जो इन सभी को समायोजित करके रखता है। कोई तो बल काम कर रहा होगा ना, समायोजित करके रखने वाला एक बल होता है, ठीक है ना, जो इन सभी को समायोजित करके रखा रहता है, जिससे कोई भी चीज अनबैलेंस नहीं होती। लेकिन जब भी इसमें किसी प्रकार का अनबैलेंस होता है तो वो क्या है, एक प्रकार का कौन सा, मंद गति अंतर्जात भू संचलन है, ठीक है ना। तो इसमें जो एक प्रकार से जो भू संचलन होता है वो क्या कहलाता है, समस्थैतिक भू संचलन, ठीक है, अंतर्जात भू संचलन। अब इसी चीज को जब हम अप्लाई कर देते हैं कौन से वाले में, सुस्थैतिक, ठीक है, सुस्थैतिक। तो ये जो चीजें थी महाद्वीप में होने वाली, अब जब हम बाद में हम जब पढ़ेंगे ना महाद्वीप और महासागर जो सतह पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से महाद्वीपों में पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, है ना, झीलें हैं, ये सारी चीजें है ना, उसी प्रकार से समुद्र के भीतर भी बड़े बड़े पर्वत हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, पठार बने हुए हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज, यही सेम चीज जब महासागर में होती है, ठीक है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, सुस्थैतिक, ठीक है। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं क्या है। महाद्वीपीय संरचना में विभिन्न भागों पर विभिन्न ऊंचाइयां हैं, ठीक है ना, विभिन्न ताप, विभिन्न दाब है, विभिन्न घनत्व है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सभी एक स्थिर अवस्था या साम्य अवस्था में अपनी अपनी जगह पर रहते हैं। लेकिन जब कभी भी इनमें अनबैलेंस होता है या इनके अपनी क्या समायोजन में दिक्कत होती है ना, तो उस कारण से एक प्रकार की हलचल होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, समस्थैतिक भू संचलन। ये किसके अंतर्गत शामिल होता है, ये अंतर्जात भू संचलन के पटल विरूपण में शामिल होता है, ठीक है ना। ये सब चीजें ध्यान देना, क्योंकि कंसेप्ट क्वेश्चन बनाने में क्या बना सकता है, वो चेंज कर देगा। अंतर्जात भू संचलन के आकस्मिक, समझना, अंतर्जात भू संचलन के आकस्मिक संचलन में सुस्थिति को शामिल किया जाता है या समस्थिति को शामिल किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि किसमें शामिल किया जाता है, ये शामिल किया जाता है पटल विरूपण या मंद गति में, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब हम आते हैं महादेश जनक, क्योंकि महादेश जनक भू संचलन। अब आप समझिएगा महादेश जनक भू संचलन क्या कहते हैं, ठीक है ना। क्या है ये महादेश जनक भू संचलन में ना, मोस्टली क्या होता है, अगर यदि मैं बहुत ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट आपको बता दूं क्या होता है। पृथ्वी में महाद्वीप और महासागर में अगर किसी भी प्रकार का वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर, जैसे कि किसी प्रकार का यहाँ पे मोशन या नीचे की ओर मोशन हो, ठीक है ना, तो उस वो किसके अंतर्गत शामिल होता है, महादेश जनक भू संचलन के अंतर्गत शामिल होता है। फिर से बता रहा हूं क्या है ये महादेश जनक भू संचलन, पटल विरूपण के अंतर्गत शामिल होने वाला महादेश जनक भू संचलन मुख्य रूप से ऊर्ध्वाधर गति के लिए जाना जाता है। ऊर्ध्वाधर गति के रूप में जिस भी प्रकार का विरूपण हो रहा है, विरूपण का मतलब समझ में आ रहा है ना, किसी चीज को बिगाड़ना, है ना। अगर यदि ये सतह है, ये सतह पर अगर यदि यहाँ पे किसी प्रकार का बल लगा जिसके चलते यहाँ की संरचना इस तरीके की हो गई, या यहाँ से ऐसा कोई बल लगा तो यहाँ की संरचना ऐसी हो गई, तो ये जो विरूपण हो गया सतह का,
ये सतह का विरूपण हो गया ना। अब ये सतह जो सीधी सीधी थी वो ऐसी ऐसी हो गई, तो ये विरूपण होगा। तो ये किसके अंतर्गत शामिल होता है? ये महादेशजनक भूसंचलन के अंतर्गत शामिल होता है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके ना वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि पहला एक वर्ड तो क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर गति, ठीक है ना। इसमें क्या होगी? सीधी सीधी बात है, इसमें ऊर्ध्वाधर गति होगी, ठीक है। उसके बाद में अब ऊर्ध्वाधर गति में भी या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है इसमें? उत्थान, ऊपर की ओर उठने वाला, ये वाली जो होगी इस तरीके का जो बल लगेगा, इसके लिए क्या यूज किया जाएगा? एक तो आपका उत्थान यूज किया जाएगा, एक किया जाएगा आपका निर्गमन, निर्गमन। अब ये दोनों वर्ड समझ लेंगे यही कि उत्थान वर्ड तब यूज किया जाएगा जब हमें महाद्वीपों की बात करनी होगी। तो महाद्वीपों में होता है उत्थान। और अगर यदि कोई सतह, ये सतह है, यहाँ पे महासागर है, ठीक है ना, ये सतह है, जब यहाँ पर ये चीज हो जाए, मतलब एक प्रकार से समुद्र के या महासागर के ऊपर ये सतह आ जाए ना, ये इस तरीके की सतह आ जाए, तो इसे हम कहते हैं निर्गमन। ये चीज समझ में आ गई। अगले वर्ड, ये तो वही बात ऊपर की, अगर ये नीचे लगेगी तो इसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अधोमुखी, अधोमुखी, ठीक है, या निमज्जन, अधोमुखी या निमज्जन। आया समझ में? ध्यान से देखिएगा, आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। अधोमुखी बोलो या अवतलन बोलो, ये सारे कुछ इसी के शब्द होते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? अधोमुखी, अवतलन, निमज्जन, यहाँ पे भी वही सेम चीजें हैं। क्या चीज? अधोमुखी क्या है? अगर यदि महाद्वीपों में इस तरीके की संरचना बनेगी तो ये अधोमुखी या अवतरण के रूप में आएगा, और अगर यदि महासागरीय सतह के पास में इस तरीके की संरचना बन जाएगी तो ये निमज्जन कहलाएगा, ठीक है। तो महादेशजनक भूसंचलन क्या होगा? महादेशजनक भूसंचलन ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर गति वाले भूसंचलन के अंतर्गत शामिल होता है। इसे आप एक वर्ड और लिख लीजिए, इसे ऊपरीमुखी या अधोमुखी, अधो और ऊपरीमुखी और अधोमुखी संचलन के, इसे ऊपरीमुखी और अधोमुखी संचलन में भी वर्गीकृत किया जाता है, जिसे पुनः उत्थान एवं निर्गमन एवं अधोमुखी या अवतरण और निमज्जन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ना इन वर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसके जो वर्ड है ना वो इंपॉर्टेंट है। उत्थान का मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, निर्गमन का वर्ड समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, और अवतरण का ये कहाँ अवतरण और निमज्जन का वर्ड कहाँ यूज करना है, ठीक है। अब अगर यदि हम इसके एग्जाम्पल देखें तो हमें इसके एग्जाम्पल भी देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि जो स्वीडन है ना, स्वीडन का दक्षिण पूर्वी जो हिस्सा है, दक्षिण पूर्वी भाग है या हिस्सा है, वो अपने आसपास के हिस्से से लगभग 1 मीटर की ओर 1 मीटर उठा हुआ है, 1 मीटर उठा हुआ है, ठीक है। ये कहाँ का आपका एग्जाम्पल हो गया? स्वीडन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अगर यदि आप भारत में देखोगे तो अपने भारत में काठियावाड़ वाला क्षेत्र दिया जाता है, काठियावाड़ वाला क्षेत्र, ये भी किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? महादेशजनक भूसंचलन में मंद गति साथ ही साथ पटल विरूपण भूसंचलन के अंतर्गत शामिल हो जाता है काठियावाड़ वाला क्षेत्र, ठीक है ना। और फिर इसके अलावा हमारा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में जो प्रवाल बनते हैं ना, तो वो भी एक प्रकार से हमारे इसी के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं, ठीक है। अब अपना आगे हम देखते हैं इसमें, चलिए ये तो हो गया। इसी में अगर यदि हम महासागरों में बात करेंगे तो महासागरों में जब किसी भी प्रकार से निमज्जन की घटना होती है, निमज्जन का अर्थ समझ में आ गया ना, किसी प्रकार का कोई भाग नीचे की ओर धंस जाता है, तो धंसने से क्या होगा? जो वहां पर वनस्पतियां हैं, वन है, वो उस भाग में चले जाते हैं। धंसे हुए भाग में चले जाने के कारण इस भाग में यहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हुए थे, जो जीव जंतु मर गए थे, वो जब यहाँ पे धंस जाएंगे ये पूरी तरीके से, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कोयला
प्लस पेट्रोलियम, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका, हमारा बॉम्बे हाई, मुंबई का बॉम्बे हाई है ना, जो बॉम्बे हाई, इसी का एग्जाम्पल किसका, निमज्जन का, निमज्जन का एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। कौन सा वाला, बॉम्बे हाई का। चलिए ठीक है, ये अपना हुआ कंप्लीट महादेवजनक भू संचलन। अब हम देखते हैं पर्वत निर्माणकारी भू संचलन। पर्वत निर्माणकारी भू संचलन, ठीक है। पर्वत निर्माणकारी भू संचलन, इसमें भी हम देखेंगे, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है संपीडनात्मक, संपीडनात्मक भू संचलन, और एक होता है तनाव मूलक, तनाव मूलक भू संचलन, ठीक है ना। एक हो गया संपीडनात्मक भू संचलन, एक हो गया तनाव मूलक भू संचलन। जैसे कि हमें नाम समझ में ही आ रहा है संपीडनात्मक, तो यहाँ पर संपीडन हो रहा होगा, तो संपीडन किसका हो रहा होगा, किसी भी दो सतह का हो रहा होगा, है ना। जब सतहों में संपीडन होता है तो इससे क्या हो जाता है, उसमें पड़ जाते क्या, वलन, वलन पड़ जाते हैं, ठीक है ना। अब अगर इसको हम देखेंगे, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, संपीडनात्मक में भी, एक होता है वलन, एक होता है समवलन। अब आप देखिए संपीडनात्मक क्या हुआ, जब दो विपरीत दिशा से लगने वाला बल एक दिशा में लग रहा हो, दो विपरीत दिशा से, फॉर एग्जांपल अगर यदि मेरे पास में कोई पेपर हो, ये पेज है, अब इसको अगर यदि मैं, ये एक अलग दिशा, ये अलग दिशा, लेकिन एक ही साइड आ रहा है, जैसे मैं इनको मोड़ूंगा ना, तो ये देखिए वलन एक प्रकार से आ रहा है ना, ये यही है, ये संपीडनात्मक बल, ये ठीक है, निर्माण हो रहा, संरचना बन रही है, ये ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से, ठीक है। तो यही होता है हमारा संपीडनात्मक, पेन कहाँ गया, हाँ, संपीडनात्मक भू संचलन, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब दो विपरीत सतह से लगने वाला बल एक दिशा में लग रहा हो, तो उसके चलते सतह पर एक वलन की जैसी संरचना बन जाती है, इस तरीके से। लेकिन अगर यदि ये बल बहुत तीव्र हो, अगर यदि बहुत तेजी से ये बल लग रहा हो, तो कई सारे वलन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, समवलन। आए समझ में। अगर यदि बल सामान्य हो तो संरचना बनेगी, अगर यदि बल सामान्य हो तो संरचना बनेगी वलन, और अगर यदि बल बहुत तीव्र गति से हो तो बनेगी संरचना समवलन, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपके। चलिए अगर यदि मैं इसमें डायग्राम बना दूं छोटा सा, कि ये सतह है, इन दोनों तरीके से ये बल लग रहा है, तो यहाँ पे ये जो संरचना का निर्माण होगा, ये एक प्रकार से संपीडनात्मक बल का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं एक प्रकार का क्षैतिज बल है, ये भी कैसा था, क्षैतिज बल है। क्षैतिज बल आपने महादेवजनक में देखा था ना, कि इस तरीके से और इस तरीके से लग रहा था, जबकि ये किस तरीके से लगता है, इस साइड से और इस साइड से, इसे हम कहते हैं क्षैतिज बल लगना। तो तनाव मूलक बल, तनाव मूलक भू संचलन में क्या होता है, दो विपरीत दिशाओं पर लगने वाला बल, ये इधर की ओर, ये इधर की ओर, जिससे क्या होगा, बीच में क्या आ जाएगा, तो तनाव, या वहां पर चिटकन आ जाएगी चट्टानों में, ठीक है ना। तो हो गया हमारा तनाव मूलक भू संचलन। आपको समझ में आ गया संपीडनात्मक भू संचलन। इसी में आप देखना, इसी से एक प्रकार से ये जो पर्वत की परिभाषा है ना, वो भी बन जाती है, कि अगर यदि इस वलन का, ये जो वलन है ना, यदि ये वलन अपने आसपास से लगभग, या आसपास से अगर यदि कोई श्रृंखला या कोई जो आपकी आकृति हो अपने आसपास से लगभग 1100 मीटर ऊंची है, ठीक है, उसका आधार चौड़ा हो, आधार चौड़ा, साथ ही साथ इसमें जो पार्श्व मतलब किनारे जो है वो ढलवा हो, और शिखर तीव्र हो, शिखर तीव्र हो, तो ऐसी संरचना क्या कहलाती है, पर्वत। क्या कहलाती है संरचना, पर्वत, ठीक है। यहां तक अपना ये महादेवजनक भू संचलन और पर्वत निर्माणकारी भू संचलन कंप्लीट हो गया है।